आदाब। मैं मोहम्मद अमजद अली। प्राइम टाइम में आपका खैर मकदम है। कातिल की ये दलील मुंसिफ ने मान ली, मकतूल खुद गिरा था खंजर की नोक पर। ऐसा ही कुछ हाल है हमारे हिंदुस्तान की जुडिशरी का। 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद हुई। सारी दुनिया ने देखा, लाखों लोगों का मजमा, और फिर चंद नामी नामी लीडर्स वहाँ पर मौजूद थे। उनकी रास निगरानी में यह काम हुआ और आला ओहदेदार चुप्पी साधे हुए थे। उसके बाद 28 साल गुजरते हैं और ये नतीजा सामने आता है। मुख्तलिफ गोशों से शुकूक व शुबहात और एतराज़ात और गम गुस्से का इजहार किया जा रहा है। ये सारे मामले को हम गुफ्तगू करेंगे आज जनाब एडवोकेट मीर मसूद खान साहब के साथ। एडवोकेट मीर मसूद खान साहब, आपका बीबीएन चैनल पर खैर मकदम है। जी, थैंक यू। एडवोकेट साहब, आज जो बाबरी मस्जिद के जो मुल्ज़िमीन थे उनके ताल्लुक़ से जो फ़ैसला लिया गया, इसको हिंदुस्तान की हज़ारों साल की तहज़ीब के पस मंज़र में हिंदुस्तान में और बैरून हिंदुस्तान बैनुल अक़वामी सतह पर कैसे देखा जाएगा? देखिए, ये एक ब्लैक मार्क के जैसा देखा जाएगा हिंदुस्तान में भी और इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी। उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल जो कन्वेंशंस हैं जिस पे इंडिया सिग्नेटरी है, उसमें ये साइन करा हुआ है कि जस्टिस टू ऑल और एडिक्वेट एंड अप्रोप्रिएट जस्टिस। अब ये हालात में इसकी कमजोरी की बुनियाद जो बाबरी मस्जिद का केस चीफ जस्टिस के जरिए से दिया गया था इससे पहले, और जिसमें वो मस्जिद की पूरी जमीन मस्जिद को वापस नहीं दी गई थी, मैं समझता हूँ उसकी बुनियाद वहीं से पड़ चुकी थी। और ये बहुत ही आफ्टर इमरजेंसी और जो बड़ा इनफेमस केस है एडीएम जबलपुर, जिसमें जस्टिस भगवती और जस्टिस चंद्रचूड की बड़ी बदनामी 40 साल तक रही, और जस्टिस खन्ना आज तक हीरो रहे कि वो डिसेंट करे थे ऑन लाइफ एंड लिबर्टी इन इमरजेंसी। वो आज तक था, और आज के बाद ये बाबरी मस्जिद का वो जजमेंट और आज का जजमेंट आगे शायद सालों सौों और हजारों साल तक इंडिया पे बदनामी थोपते रहेगा। जी मसूद साहब, ये बताइए, 28 साल का तवील अरसा फैसले जब होते हैं जुर्म होने के बाद, इतने लंबे अरसे में फैसले को किस हद तक मुतासिर कर सकते हैं? देखिए, बिल्कुल ही मुतासर कर सकते हैं, खासतौर पे क्रिमिनल कोर्ट में। उसकी वजह ये रहती कि जब आप क्राइम होता तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जो होते हैं उनका काम है कि फौरन क्राइम सीन पे जाना चाहिए, क्राइम का पूरा एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, उसके एविडेंसेस कलेक्ट करना चाहिए, रिकॉर्ड करना और सही तरीके से उसकी चार्जशीट फाइल करना कोर्ट में। जी इस केस में हुआ ये कि 28 साल में शायद 20 साल से ज़्यादा तो इसके सुप्रीम कोर्ट के सामने इसके नोटिफिकेशंस के बारे में झगड़े चलते रहे कि नोटिफिकेशन सही है नहीं है। फिर जुरिस्डिक्शन पे झगड़ा चलता रहा। उसके बाद मैं समझता हूँ आज से 2 साल पहले जस्टिस रोहिंटन नारिमन का जो बेंच था वो डिसाइड करे कि क्रिमिनल कंस्पिरेसी टू डिमोलिश बाबरी मस्जिद भी एक इशू फ्रेम किया जाए, चार्ज फ्रेम किया जाए और उस पर डिसाइड करो। और ये जो जज साहब थे, इनका पीरियड एक्सपायर होने के बावजूद भी उसको उसको एक्सटेंशन दिया गया था। तो 28 साल में ना इंसान की मेमोरी रहती, ना वो रिकॉर्ड रहता, इतने जजेस बदल जाते। एविडेंस एक्ट में एक चीज है डेमेनर ऑफ विटनेस, यानी विटनेस जब बोलता है और बयान देता है तो वो किस तरीके से बिहेव कर रहा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो एविडेंस एक्ट में है, जज को उसको ऑब्जर्व करना रहता। हमारे सिस्टम में खुद इतने लूप होल्स है, तो
उसको एडवांटेज भी लेते जो एक्यूज्ड के काउंसल्स रहते, एक्यूज्ड को लंबा उसको वो करते ताकि उसका उनको बेनिफिट मिले। ये लीगल पार्लेंस में मशहूर बात है कि अगर आपका केस को वीक करना हो तो उसको लंबा करो। तो 28 साल के बाद जजमेंट आना, और देखिए यही सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जजमेंट आर्ग्यूमेंट जो भी हो, सिविल हो क्रिमिनल हो, आर्ग्यूमेंट सुनने के इमीडिएट बाद जजमेंट देना चाहिए। कई ऐसे जजमेंट्स हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट रिवर्ट बैक किया है लोअर कोर्ट्स को, अगर आर्ग्यूमेंट के 1 साल के बाद दिए जाए। तो आप सोचिए कि 28 साल ये प्री मेडिटेटेड कंस्पायर्ड है एक्यूज्ड के तरफ से, ये लंबा हुआ। इसमें एक पस मंजर है अमजद साहब, आपको भी हम सबको गोश गुजार करना है कि ये जो रिटायरमेंट के वक्त जजमेंट्स देते, इसकी बड़ी बुराई है। चीफ जस्टिस साहब 5 बेंच पे बैठे, रिटायरमेंट से पहले एक जजमेंट दिए चले गए। अब ये जज साहब का एक्सटेंशन हुआ, ये जजमेंट दिए चले गए, तो अकाउंटेबिलिटी कहां से आएंगी जब वो जज नहीं है? तो बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त जी फरमाया आपने। तो अब जैसे कि अब ये सारा मामला हुआ है, आमतौर पर कोई जुर्म होता है तो मुकामी पुलिस को केस दिया जाता है। अगर मुकामी पुलिस पर भरोसा ना हो या फिर हाई प्रोफाइल केस हो तो फिर सीबीआई को सौंपा जाता है। सीबीआई वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ऑफ इंडिया, जिस पर बहुत एतमाद होता है पब्लिक को। तो ऐसे में अब ये जो मामला हुआ, इतना लंबा अरसा हुआ, फिर तहकीकात, फिर कुछ भी नतीजा नहीं निकला, क्या ये सीबीआई की कारकर्दगी पर सवालिया निशान नहीं उठाता है? देखिए, सीबीआई हो, कोर्ट्स हो, या कोई और इंस्टीट्यूशन हो जैसे सीवीसी और वो सब, ये सब आर्टिफिशियली क्रिएटेड ज्यूरिस्टिक पर्सन है। इसका मतलब क्या है कि हम ये इसलिए क्रिएट करते हैं कि इसको पावर देके, आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशंस को पावर देके उससे काम लेते, ठीक। इसको बोलते हैं कॉर्पोरेट व्हील। हम्म। सीबीआई क्या चीज है? आप अगर आज से साल भर पहले जाएंगे तो आलोक वर्मा साहब जो सीबीआई के चीफ थे और जिसका बड़ा अच्छा नाम था, वो राकेश अस्थाना पे एक एफआईआर करे थे कि राकेश अस्थाना जो सीबीआई चीफ थे या डिप्टी चीफ थे टू आलोक वर्मा, उन्होंने 5 करोड़ रुपए का डिमांड करे थे किसी से, किसी को फेवर करने के लिए। और सीबीआई के सारे 5 रंजीत सिंह से आज तक हमेशा एक मोइन कुरैशी साहब हैं जो बीफ एक्सपोर्टर हैं और मनी लॉन्ड्रिंग का उनके ऊपर एलिगेशंस है, उनसे बड़े करीब रहे सीबीआई के जजेस, सीबीआई के जो ऑफिसर्स रहे। तो अपन आलोक वर्मा पे वापस जाएंगे, तो उन्होंने जब इनके ऊपर किसी से 5 करोड़ रुपए मांगने का इल्जाम लगा के एफआईआर करे, तो आप देखिए सीबीआई का क्या हुआ। 2 बजे रात को चीफ विजिलेंस कमिश्नर की तरफ से रिपोर्ट बनी और 2 बजे रात को ऑर्डर निकला और आलोक वर्मा को वो सीट से हटा दिया गया। हटाने के बाद में फिर एक कमेटी बैठती जिसमें एक ऑपोजिशन के लीडर होते और एक प्राइम मिनिस्टर होते और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते। वो लोग फिर तीनों बैठे और बैठ के आलोक वर्मा को भी हटाए, राकेश अस्थाना को भी हटाए, हटा के वो एक कोई नरसिंह राव या नरसिम्हा राव को लेके आए जो आज से 2 हफ्ते पहले कम्युनल बयान दिए। तो इसको अगर आप सीबीआई बोल रहे हैं और टॉप एजेंसी बोल रहे हैं, तो फिर हमको अपनी सोच को और अपनी समझ को रिव्यू करना पड़ेगा। इस वजह से पढ़ना पड़ेगा कि आई एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हैव अ राइट टू नो हु हैज अ राइट टू हैंग मी। अगर आप मेरे को हैंग कर सकते हैं या मेरे को आप सजा दे सकते हैं, तो मेरे को एज अ सिटीजन आप पे हक होना है कि आप कौन है, क्या आप करप्ट है नहीं है, क्या आप अकाउंटेबल है नहीं है। देखिए, सॉवरेनिटी का मतलब क्या है? सॉवरेनिटी का मतलब यह है एज अगेंस्ट द किंगशिप, कि हर इंसान यहाँ पे, वो चाहे आला जात का हो, ऊंची जात का हो, नीची जात का हो, या ट्राइब हो, शेड्यूल्ड कास्ट हो, वो सब अपनी जगह पे किंग है। और हम सब किंग्स लेके एक यूनियन कैबिनेट बनाते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम के लिए, और वो यूनियन कैबिनेट जाके बैठती पार्लियामेंट में। तो ये जो मिनिस्टर का वर्ड है,
अंग्रेजी में इसका मतलब है नौकर। जी। और प्राइम मिनिस्टर का जो वर्ड है वो है नौकरों का हेड। ठीक। अब आप सोच के देखिए, हमारे पास मिनिस्टर वीआईपी हो गया, यानी हम्म। वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, और प्राइम मिनिस्टर वीवीवीआईपी हो गया, जो वेरी 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 इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया। जी जी। तो मेरे को एक बात, हमेशा मैं ये बात पूछता रहा और आपके जरिए से पूछना भी चाहूंगा कि हमारे जो डोमेस्टिक रहते हैं, अब आपके ऑफिस में स्टाफ हैं, आपके ड्राइवर हैं, आपके डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, आपके क्लर्क्स हैं, तो क्या ये वीआईपी रहते? अगर नहीं रहते तो फिर हमारे पब्लिक एक्सचेकर पे आर्टिफिशियली क्रिएटेड इंस्टीट्यूशंस पे जो लोग बैठते, वो वीआईपी कैसा हो गए, हम्म। वीवीआईपी कैसा हो गए? ठीक। सबसे बड़ी गलती यहाँ है। दूसरा सवाल का जवाब ये है कि अमजद साहब, आप इतने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप एक बात बोलिए, क्या आपकी मर्जी के बगैर, आप जैसा ब्यूरो चीफ हैं आपके चैनल के, तो क्या एक बात मेरे को बोलिए कि आपकी मर्जी के बगैर एक आपका लोअर स्टाफ भी कोई काम कर सकता है? आपका आंसर अगर नो है तो फिर ये बात बोलिए कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए, चीफ जस्टिस होते हुए, चीफ सीबीआई चीफ होते हुए इतने बड़े गलतियां कैसा हो रहे हैं? जी। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अवाम इस बात से भटकी हुई है, और या तो फिर अवाम का वोट, जैसा पॉलिटिकल पार्लेंस में बोला जाता है, शराब और पैसे की बुनियाद पे है, या तो फिर करप्ट वोटिंग है, या तो फिर तीसरी बात यह है कि मजहब की बुनियाद पे वोट आ रहा। हम्म। वरना अगर आप एक मैनेजर अपॉइंट करते हैं और आपको दिखा वो मैनेजर अच्छा नहीं है, तो आप एक उसको रिमूव कर सकते हैं। हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि सीबीआई का ऑफिसर बनता पब्लिक के हमारे टैक्स पे, और उसके बिल्कुल। बाद उनसे तो मिल ही नहीं सकते आप ऑफिस में जाके। हम्म। तो आपका ब्यूरो चीफ का अगर ऑफिस है, तो चूंकि आपको लाइसेंस है गवर्नमेंट से एज अ जर्नलिज्म अंडर आर्टिकल 19(1)(a), तो मैं आपके चेंबर में आऊंगा या मैं आपके पास आऊंगा तो मैं आपको बोलूंगा, नहीं आपको गवर्नमेंट का लाइसेंस है, लिहाजा आप मेरे से मिलने से नहीं रिफ्यूज कर सकते। हम्म। मेरी बात सुनिए। लेकिन क्या आप आज के डीसीपी को बोल सकते जाके ये बात? नहीं बोल सकते। तो क्या आप एक बात समझाइए कि ये जो आईएएस ऑफिसर्स हैं, आईपीएस ऑफिसर्स हैं, दरवाजे बंद करके बैठते हैं, क्या इनका प्राइवेट ड्राइंग रूम है? ये सारा जो हमारा लेबर है, जैसा कि माइग्रेंट लेबर था, ये लोग एक एक चीज जो अपनी मेहनत से 600 700 800 कमाते, जो इन्हों मोबाइल की बिल, साबुन, टूथपेस्ट, इनका खाना, ये टैक्सेस से ये लोगों को ये ऐश और ये आराम है। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि सारा जो खर्चा होता है, सिक्योरिटी फोर्सेस हो या इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हो, ये तमाम का खर्चा पब्लिक के टैक्स से पे किया जाता है, खर्चा उठाया जाता है। तो अब ये आवाम के साथ इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा अरसा, और फिर आप क्या तहकीकात करते हैं? जो मुल्जिम है वो बाइज्जत बरी, तो फिर मुजरिम कौन? मस्जिद शहीद कैसे हुई? देखिए, ये जो मसला है, आपको इसको ये भी तरीके से देखना चाहिए, हमको देखना चाहिए कि 1800 की सीआरपीसी है हमारे पास, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, जिस हम्म। पे ये सब चलता। और आपको मालूम होना चाहिए, सीबीआई जो है, वो सीबीआई के बारे में ऑलरेडी राजस्थान या किसी का हाई कोर्ट बोल चुका था कि सीबीआई कोई एजेंसी है ही नहीं, 10 साल पहले। हम्म। क्योंकि सीबीआई कोई चीज नहीं है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कोई चीज है ही नहीं कॉन्स्टिट्यूटेड। ये दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत, हम्म। जैसे आपके पास अभी हमारे पास टास्क फोर्स है, हम्म। इसका कोई पुलिस का महकमा नहीं है, इसका कोई लॉ नहीं है, ओके। वन ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट है। ये लोग कुछ अलग तरीके से सीआईडी, सीसीएस हम्म। और टास्क फोर्स है, वैसा सीबीआई है। हम्म। सीबीआई को लीगल एजेंसी अंडर लॉ नहीं है, ना कॉन्स्टिट्यूशन में है, ना किसी पुलिस एक्ट में है। दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत ये एक एज अ सब्सिडरी बनाया गया है, जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रही। जी। अब इसकी गलती देखिए अब कहां पे है। इसकी गलती ये है कि सबसे पहले इसका अपॉइंटमेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव के तहत है। हम्म। तो फिर ये एक बात बोलिए कि जब ये इससे पहले आलोक वर्मा, राकेश अस्थाना, जो गुजरात केडर के थे, और आपके प्राइम मिनिस्टर गुजरात के हैं, आपके होम मिनिस्टर गुजरात के हैं, और सारा केडर सुनने में आता है दिल्ली में गुजरात का है, तो फिर राकेश अस्थाना के ऊपर जो एफआईआर था वो क्या होगा? जी।
5 करोड़ के एफआईआर के अंदर राकेश अस्थाना को दिल्ली हाई कोर्ट से स्टे क्यों मिला था अरेस्ट के ऊपर? और फिर सीवीसी चीफ विजिलेंस ऑफिसर जो है, वो आपको अगर याद होगा तो कोई और काम नहीं करे, वो सिर्फ उन्होंने अलक वर्मा को हटाए थे 2 बजे रात। ठीक। ये कौन थे सीवीसी चीफ विजिलेंस ऑफिसर? का क्या काम है? उसके बाद जो आदमी को लाए, उसके बाद फिर से नया अपॉइंट करे। ये सारे जो अपॉइंटमेंट्स है, ये फेवरेटिज्म है, इसमें ओपेकनेस है, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है, फेयरनेस नहीं है। ये हम सबको आवाज उठाना पड़ेगा। और आप देखिए प्रशांत भूषण है, ऐसे कई लोग हैं जो इन पूरी बुनियादी बातों पे आवाज काफी उठा रहे हैं। जी जी। तो मैं समझता हूँ सीबीआई की क्रेडिबिलिटी जितनी बुरी हुई थी, वो और आज उसके ऊपर बहुत ही बुरा ब्लैक होल और डेंट है, जो सीबीआई के लिए काफी अरसा और वक्त लगेगा कि उसको अगर उन लोग साफ करना चाहे। आप एक चीज देखिए, दिल्ली की एक डॉक्टर्स की बेटी थी आरुषि तलवार, 18 साल की, उनके ऊपर सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन हुई थी। पहले उसमें एक्विटल हो गया, उसके बाद लास्ट सीन थ्योरी की बुनियाद पे वो माँ बाप को कन्विक्शन हुआ। तो सीबीआई क्या चीज है, इसको समझने से पहले आप ये देखिए कि सीबीआई एक इंस्टीट्यूशन है आर्टिफिशियली क्रिएटेड। अगर उसको हर आदमी अपने हिसाब से चलाएगा तो फिर हमारे पास पॉलिटिकल जो बैलेंस है उसमें कितने लोग हैं? कांग्रेस ही अलग है, बीजेपी आरएसएस अलग है, वीएचपी अलग है, सीपीआई अलग है। आप सोचिए कि अगर ये आपका माइंड किस तरफ टिल्टेड है, उस तरीके से आप ड्राइविंग सीबीआई को वैसे ही करेंगे। जी। तो एक्चुअली सीबीआई कैसा रहना चाहिए? सीबीआई शुड बी व्हाट अ लॉ इज, but nowadays what's happening is CBI is what the chief of CBI is. तो अब ये जो स्टीयरिंग जिसके हाथ में है, वो सीबीआई को अपने तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि ना अकाउंटेबिलिटी है। सीबीआई के ऊपर सीवीसी है, वो भी आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन का क्या हाल है, सीवीसी का क्या हाल है, और फिर उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो ता वक्ते के ये आवाज सॉवरेन जो आप है, वो और जितने लोग हैं वो आवाज नहीं उठाए और अपनी बात नहीं करे। आप मेरे को ये बात बोलिए कि ये पिछले 4-6 साल 8 साल से इंडिया में क्यों हो रहा? पहले ये सवालात क्यों नहीं उठते थे 2014 से पहले इलेक्शन कमीशन पे? आपको याद है जब सेशन का इलेक्शन कमीशन का चेयरमैन बने थे या चीफ बने थे, तो क्या है शर्त था? पहली बार हमको मालूम हुआ कि क्या पावर्स था। वो सेशन जो सारी दुनिया को बताए थे कि इलेक्शन कमीशन का क्या पावर है। और उसके बाद से आप देखिए कि जितने पॉलिटिशियंस थे, हमेशा वीक आदमी को वहां पे अपॉइंट किया। और आप देख लीजिए क्या आवाज उठ रही है आज 2014 और 19 के इलेक्शन में, क्या आवाजें उठी। जी जी। तो इंस्टीट्यूशंस को अगर स्ट्रांग करना है तो उसके अपॉइंटिंग प्रोसेस में ओपेक नहीं होना चाहिए, उसकी अकाउंटेबिलिटी फेयर और क्लियर रहना चाहिए। अब मैं ये जानना चाहूँगा कि सीबीआई कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, जी नहीं है, जैसा कि आपने बताया। तो अब फिर ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी इनके हाथों में सौंपी गई थी और उसका नतीजा ये निकला। क्या ये सीबीआई की जिम्मेदारी और गैर जानिबदारी पर सवाल नहीं उठाता है? और अगर ऐसा है तो फिर क्या सीबीआई पर कार्रवाई मुमकिन है? देखिए होना तो यही चाहिए, क्योंकि सीबीआई जो चीज है उसको ऑलरेडी इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, दिल्ली हाई कोर्ट बोला था कि सीबीआई कोई चीज नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के स्टे में है वो। तो आप समझ लीजिए कि पुलिस का एक वन ऑफ द डिपार्टमेंट है। ठीक है। और सीबीआई में जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो कोई आसमान से उतरे हुए फरिश्ते नहीं है, वो पुलिस के डिपार्टमेंट के लोग ही रहते हैं। जैसा अपने पास कोई रामा राव थे, के एस रामा राव, पी एस रामा राव थे, जो सीबीआई के चीफ बने थे, बाद में तेलुगु देशम के एमएलए भी बने थे। और अब तो ऐसा कोई डिपार्टमेंट से सीबीआई में जाते हैं। तो आपको सीबीआई बोल के उसको समझना कि बहुत बड़ी चीज है, मैं समझता हूँ ये हमारी गलती है ऐसा समझना। वन ऑफ द डिपार्टमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के स्टे पे चल रहा है। मैं एक बात फिर से एम्फसाइज आपसे करना चाहूंगा अमजद साहब, कि आपको ये नहीं बोलना चाहिए कि सीबीआई। अगर मैं आपको बोलूं कि बीबीएन चैनल की गलती है,
तो फिर मेरे को ये देखना पड़ेगा कि बीबीएन चैनल में अमजद साहब की गलती है या किसी और आदमी की गलती है अगर करप्शन मैटर है। तो अगर जब अमजद साहब के बीबीएन चैनल पे ये बात उठ सकती है तो सीबीआई पे भी यही बात उठना चाहिए, ठीक है, क्योंकि लॉ हर एक के लिए सेम हर है। एक के लिए बराबर, बिल्कुल सही। तो सीबीआई पे जब लोग काम करे तो उनको जो गुड फेथ जो है लॉ में, सीआरपीसी में भी है, स्पेशल एक्ट्स में भी है, गुड फेथ का जो वर्ड है कि अगर ये लोग गुड फेथ में करे हैं तो इनका एक्ट प्रोटेक्टेड है, ठीक है, जो सीआरपीसी के 195 से 197 199 तक इनको प्रोटेक्शन है। ठीक है। लेकिन एक बात बोलिए कि प्रोटेक्शन जब तक है जब तक आप फेयर काम करें। तो जिस तरह से सीबीआई को क्वेश्चन किया जा सकता है, उन पर कार्रवाई की जा सकती है, क्या सीबीआई कोर्ट पर भी सवाल उठाया जा सकता है? देखिए, सब पब्लिक सर्वेंट्स हैं, ओके। कोर्ट आर्टिफिशियल एंटिटी है। तो क्या क्या सीबीआई कोर्ट पर कार्रवाई मुमकिन है? मैं वही बोल रहा हूँ, क्या होगा, ऐसा होगा? मैं वही बोल रहा हूँ। मैं आपको बार बार बीबीएन चैनल का नाम लेना शायद आपको पसंद आए ना आए, मैं मेरे ऊपर एक बात बोलता हूँ। मैं बार बार बीबीएन चैनल का, चूंकि आपका चैनल फेयरनेस में और अपराइट न्यूज में बड़ा फेमस है, मैं इसीलिए आपके चैनल का नाम ले रहा था। मैं अब अपने लॉ फर्म का नाम लेता हूँ। मेरी लॉ फर्म का नाम है मास्टरमाइंड्स लीगल, और मैं उसके सारे डिपार्टमेंट को हेड करता हूँ। ठीक। तो अब ये इसको आप सीबीआई को मेरे लॉ मास्टरमाइंड लीगल की जगह आप रख लीजिए। तो अगर हम एक केस लड़े और वो केस हम हार गए आपके तरफ से, तो क्या आपको हक नहीं है पूछने का कि क्यों हारे? तो फिर अब सिटीजन को ये हक नहीं है? देखिए, इसको बाबरी मस्जिद का जजमेंट या मंदिर का फेवर या जजमेंट के मस्जिद के खिलाफ या हिंदू के खिलाफ या मुसलमान के खिलाफ में नहीं देखना चाहिए। इसको देखना चाहिए कि जो काम करने के लिए आपको अपॉइंट किया गया और जो काम की जिम्मेदारी आपको दी गई, वो क्या आप बखूबी निभाए या उसमें कोई चोरी हुई जी। या गलती हुई। तो आप इतनी बड़ी पोस्ट पे रह के चोरी तो चोरी, आप गलती भी नहीं कर सकते। आपको इतना ट्रेनिंग दी जाती है, आपको इतनी और एक बात ये बार बार सुन लीजिए कि आप लोग के ऊपर सौ हजारों करोड़ रुपए का खर्चा किया जाता। तो अगर ऐसे किस्म से सीबीआई की 80, मेरे को जो नॉलेज मालूम हुई कहीं से मैं सुना हुआ हूं कि 85% सीबीआई के जो केसेस है वो सीबीआई हार। अब ये जो सारा फैसला आया है और कितने लोगों के जो है उम्मीदों पर पानी फिर चुका है, तो क्या हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को इसका सुओ मोटो लेते हुए सीबीआई और सीबीआई के तमाम स्ट्रक्चर पे सवाल उठाना चाहिए? ये केस सीबीआई हारी क्यों? स्टेट गवर्नमेंट ये केस हारी क्यों? अगर लॉ एंड ऑर्डर के बुनियाद पे स्टेट गवर्नमेंट डिसमिस हो सकती, जैसा कल्याण सिंह को करे थे, तो वैसा ये इतने बड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने आप अगर ये जजमेंट हारेंगे तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर का मसला है? नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का ही मसला है। इस वजह से कि कुछ लीडर्स जमा हुए, वो मखसूस जमातों के थे, जैसा बीजेपी, आरएसएस और आपके बजरंग दल और वाहिनी, और इस मखसूस किस्म के वीएचपी लोग थे जो रथ यात्रा निकाले थे प्लान करके सारी प्रेस के सामने। और वो रथ यात्रा एक मंदिर से, गुजरात के मंदिर से स्टार्ट हुआ था और वो अयोध्या गई थी, और जाते जाते ये लोगों को वहां लेके गए थे। लोगों को लेके जाके मस्जिद को गिरा दिए थे, और परसों सुप्रीम कोर्ट बोला कि मस्जिद का गिराना क्रिमिनल एक्ट है। बिल्कुल। अब आप एक बात ये जजमेंट को ये बताइए कि जो लोग लेके गए उन्होंने अगर उसके जिम्मेदार नहीं है, तो क्या आप सारी इंडियन पब्लिक को बोल रहे कि ये लोग क्रिमिनल्स हैं? वो लीडर्स जो लेके गए थे, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, और ये जो नारे थे, ये जो पूरी टीवी के सामने इंटरनेशनल कम्युनिटी ये देखी थी कि मस्जिद गिराई गई, ऊपर चढ़े,
उसके जितने कार सेवक थे वो आ के टीवी पे बोले कि हमारे को तकलीफ हो रही थी, या बाद में हमको तकलीफ आया, और लीडर्स पूरे थे। तो अब जज साहब का ये बोलना कि वो वीडियो क्लियर नहीं है और वो पब्लिक गिरा दी, तो आप एक बात को इस पर देखिए कि इन लोग ये जजमेंट देने के बाद सारे इंडिया के लोगों को, और बखसूस मैं तो बोलूंगा कि इन लोग सारे हिंदू को बदनाम कर दिए। क्या जी। आपका बोलना ये है कि अगर ये लीडर्स नहीं गिराए थे तो क्या हिंदू गिराए? तो फिर लड़ रहे सो वाले कौन है? हम्म। जितने मुसलमान ये केसेस के लिए लड़ रहे थे, उससे 100 गुना 1000 गुना जो लोग लड़ रहे थे वो थे जो मुसलमान नहीं थे। हम्म। क्या प्रशांत भूषण मुसलमान है? क्या जो जो जजेस है वो है? तो इसमें हिंदू मुस्लिम का ताल्लुक नहीं है। इसमें ये जजमेंट आप अगर इसको दूसरे तरीके से देखा जाएंगे तो बिला वजह के सारी की सारी हिंदू हिंदू कम्युनिटी हम्म। जो है उसको आप बदनाम कर दिए। हम्म। आप जो कौम, जो हमको स्कूल में सिखाया जाता था कि चूंटी को ये लोग शक्कर डालते और परिंदों को शक्कर डालते और वो डालते, वो लोगों को आप लाके ये बोल दिए कि इंडिया में मस्जिद को गिराने वाले ये लोग हैं जो हिंदुइज्म को मानते। जी। ऐसा नहीं है। हम्म। कुछ लाख लोग लेके गए थे, और वो कुछ लाख लोग में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं था, कोई नहीं था, ये सारे के सारे गरीब तबके के लोग थे। हम्म। वो कौन लोग थे? जैसे माइग्रेंट लेबर को आप देखे, छोड़ दिया पूरा इंडिया, और वो वॉक किए हैं 500,000 किलोमीटर से 3-3 हजार किलोमीटर, हम्म। वैसे लोगों को बसों में भर के, इसमें भर के वहां लेके जाया गया। हम्म। आप देख लीजिए, रिकॉर्ड है इसका। और वहां पे जो लोग मस्जिद के ऊपर चढ़े वो 10-20 100 से ज्यादा क्या लाखों लोग चढ़े थे। फिर उसके ऊपर क्रोबार्स थे, बॉम्ब फूटा, सब होके प्री प्लान्ड हुआ। तो हम्म। आप ये बोलना कि लाखों लोग, अब जज साहब अगर ये बोले कि लाखों कार सेवक थे, तो इसका मतलब सारी हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जज साहब लगा दिए इल्जाम। हम्म। तो इसको कैसा धोया जाए? ठीक। आज से हजारों साल तक ये बोलेंगे कि ये जो लोग इन्वॉल्व भी नहीं है उनको बोला जाएगा कि ये लोग मस्जिद गिराए। जबकि चंद लीडर्स ने खुले तौर पर जो है कबूल किया है कि उन्होंने बाबरी मस्जिद को ढाया है। ट्वीट्स पे देखिए, मौजूद है, मखसूस थे, वीडियो चंद नहीं बयान है। मखसूस थे। हम्म। शिवसेना के थे, वीएचपी के थे, और हम्म। बजरंग दल के थे, और इन किस्म के इनकी जो सिस्टर कंसर्न्स हैं, हम्म। ये लोग बड़ा आके जोर से बोले, और वो बड़े प्राउड बोले हम गिराए, हमारे लोग थे। उमा भारती तो 1000 बार बोली कि हम्म। मेरे को फांसी लगा दो, मैं खुशकिस्मत रहूंगी। और वो एक महान साहब हैं जो अभी भी है, वो भी बोले, सब बोले हम गिराए। हम्म। सारी दुनिया देखी, जी। जाने ना जाने गुल ही ना जाने बाख तो सारा जाने है। हम्म। सिर्फ ये नहीं देखे तो सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस नहीं को नहीं दिखा, और हम्म। ये यादव साहब को नहीं दिखा। जी। इसके बारे में मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि मूव ऑन का जो वर्ड अंग्रेजी में अंग्रेजा सिखा के गए, हम्म। आपको मूव ऑन अगर होना है तो ये देखना पड़ेगा कि यादव साहब को क्यों नहीं दिखा। ठीक। आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके पीछे क्या वजह है नहीं दिखने की। हम्म। सारे लोग दुनिया को दिखा, आज भी बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और सुप्रीम कोर्ट का जो भी गलत फैसला जो आया वो आया, लेकिन वहां पे ये लिखा गया कि मस्जिद थी, मस्जिद में दिसंबर 49 में मूर्तियां रखे गए जो इलीगल है, उसी फैसले में हम्म। उसका डिमोलिशन इलीगल था और क्राइम था। हम्म। तो अब एक बात मेरे को समझाइए कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल रहा क्राइम हुआ, हम्म। और जहां पे केस चल रहा सेशन कोर्ट बोल रहा कि क्राइम करने वाला कोई था नहीं। हम्म। तो फिर जैसा एक फिल्म आया था, मेरे को याद है, मैं भी जाके देखा था जल्दी जल्दी, नोबडी किल्ड जेसिका। हम्म। तो अब ये भी है कि नोबडी डिमोलिश बाबरी। हम्म। तो हो सकता है अपन ठहरेंगे कि कोई फिल्म आए, ये तमाशा हो रहा। हम्म। और एज ए लीगल कम्युनिटी मैं इसको बोलना चाह रहा हूँ कि ये बड़ा डिप्लोरेबल है। इंडिया का जो जस्टिस सिस्टम था, आप उठा के देखिए कि इतना स्ट्रांग है कि मैं लास्ट टाइम भी आपको बोला था कि जस्टिस चीफ जस्टिस कोसा पाकिस्तान से, यहाँ से जस्टिस लोकूर और 2 सुप्रीम कोर्ट के जजेस को लेके आके अपने बेंचेस पे बिठा के जजमेंट दिलवाए। ये रिस्पेक्ट थी। मैं समझता हूँ अब वो रिस्पेक्ट आगे नहीं रहेंगी। तो फिर अब क्या मुस्तकबिल में क्या देख सकते हैं हम, क्या उम्मीद कर मुस्तकबिल में सकते ये हैं? देखना चाहिए कि सीबीआई की वर्किंग ओपेक नहीं होना चाहिए, और इसके अंदर क्या गलतियां करी सीबीआई, क्या उसमें करप्शन है,
क्या उसमें डेलिब्रेशन है, या क्या उसमें कोई कंस्पिरेसी है। जी। और ये बात कोर्ट के ऊपर भी देखना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, बराबर देखना चाहिए। आप अपने आप को करेक्ट कैसा करेंगे जब तक आप अपनी पीठ नहीं देखेंगे। ये बार बार बोल देना कि कोर्ट कोई चीज नहीं है। जो जज साहब बैठे हुए हैं वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने भी इंसान है। मेरे को एक बात बताइए कि इतना बड़ा वाकया हो गया कि जब इतने अमित शाह के केस में इतने जजेस ट्रांसफर हुए और लोहिया उनको समन करते ही उन लोहिया की डेथ हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मसला चला गया। तो क्यों देखा गया कि लोहिया की मौत सही हुई या गलत हुई? क्यों बोला सुप्रीम कोर्ट के वो सही हुई? अगर सुप्रीम कोर्ट एक बार उसको इन्वेस्टिगेट कर लेने देना था, क्योंकि हमारे जज का मसला था। बिल्कुल। क्या मैं ये बात से ना डरूं कि जस्टिस लोहिया की अगर मौत थी तो क्या जजेस के माइंड में फियर नहीं आएगा? आपको मैं किताब का नाम बोल रहा हूं, वो उसका नाम है अदर साइड ऑफ जस्टिस। वो जस्टिस सोधी थे जो पंजाब के थे, जिसको यूपी में पोस्ट किया गया। वो जस्टिस साहब आके एक बुक लिखे, अदर साइड ऑफ जस्टिस। ये मेरे को एक बड़े सीनियर एडवोकेट हैं तेलंगाना के, जस्टिस हमारे सीनियर काउंसिल वेदुला वेंकटरमणा साहब दिए थे। उसमें आप देखिए क्या क्या हुआ। यूपी में ये बोला जाता कि एक जज साहब के सारे कपड़े उतार दिए थे अगर वो बेल नहीं दे रहे थे तो, रोड पे। और हाई कोर्ट के जजेस, ये जो हमारी जाली होती ना, जाली बंद करके ओथ ले रहे थे जब अपॉइंट हुए थे। इतना फियर है। तो उनकी खुद किताब, जस्टिस सोधी की किताब लिखी हुई है अदर साइड ऑफ जस्टिस। तो जज भी इंसान है, जज की भी ह्यूमन वैल्यूज है। और जस्टिस लोहिया के बाद मैं समझता हूँ ये हम सबको इंट्रोस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है कि जजेस पे क्या प्रेशर आ रहा है, जजेस की सिक्योरिटी क्या है। जी। कई बार जो है सीबीआई पे सवाल उठाया गया है और सीबीआई को हुकूमत की कठपुतली करार दिया गया है, ए बर्ड इन ए केज कहा गया है। इसके बावजूद कुछ कार्रवाई तो अभी तक नहीं हुई, तो क्या देखिए मुस्तकबिल में आप उम्मीद कर सकेंगे? देखिए ये जो अंग्रेजी के मुहावरे है बर्ड इन द केज, हम्म। ये मुहावरा बोलने के लिए अच्छा है। हम्म। मेरा सवाल ये रहता, मैं वक्फ बोर्ड का स्टैंडिंग काउंसिल था तेलंगाना का, तो मैं वक्फ बोर्ड की जब एम्प्लॉइज मीटिंग में बैठ के बोलते थे कि उनकी गलती है इनकी गलती है, तो वक्फ बोर्ड के एम्प्लॉइज को पूछता था कि आप लोग तनख्वाह तो वक्फ बोर्ड से ले रहे, आप लोग एक बात बोलिए कि आपका जाती केस है तो वही वकील अपॉइंट करते जो वक्फ बोर्ड के लिए अपॉइंट करते हैं, और आप लोग अपने जाती केसेस कितने हारे हैं, तो फिर वक्फ बोर्ड का केस कैसा हारते? मैं आपको बता रहा हूं, मैं रिकॉर्ड बताता हूं, मैं जब तक वक्फ बोर्ड पे था एक भी केस नहीं हारा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि आपको पैरेट इन द केज बोल देना और उसको एक एस्केप रोड दे देना बड़ा ही गलत है। आपको देखना पड़ेगा कि इतना बड़ा केस जिसके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए खर्च हुए, इतना बड़ा बदनुमा दाग इंडिया के ऊपर, आपके ऊपर दाग क्या है, मेरे पे क्या दाग है जो इंडिया पे दाग है? तो ये सारी की सारी इंडिया की हजारों करोड़ों हजारों साल की जो इंडिया का कल्चर है, जुडिशियल फेथ है, जुडिशियल सिस्टम है, आप उसको बदनाम कर देंगे इसी किस्म से। तो आप ये बोलना चाहिए, और एक बात ये देखना चाहिए कि जो पावर टू पुलिस है अंडर सीआरपीसी 154 टू 173, ये इतना अनफेटर्ड और वन साइडेड है कि आप पुलिस वाला उसके अंदर क्या करता किधर करता, सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशंस कई बार है कि उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो जब तक आपको जजमेंट नहीं आ जाता, आपको मालूम ही नहीं होता कि उसके अंदर, अगर फर्ज करिए मैं एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हूं, और आपको मालूम होना चाहिए कि सीआरपीसी में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो होना चाहिए वो सिर्फ पुलिस होना जरूरी नहीं है, कोई भी हो सकता। तो अब ये गवर्नमेंट तो कुछ करने के मूड में नहीं है, क्योंकि वो जो चाहते हैं उसके मुताबिक फैसले आ रहे हैं। तो अब आवाम का क्या रोल बनता है और कौन क्या कर सकता है? देखिए, एक बात आप बहुत इंपॉर्टेंट बोले कि 2014 से आप उठा के देखिए, जितने जजमेंट्स चल रहे थे, अमित शाह हो, मोदी हो, या प्रज्ञा हो, और पुरोहित हो, ये सारे जितने टेरर एक्यूज थे, ये सारे के सारे एक्विट हुए, डिस्चार्ज हुए या एक्विट हुए।
आपको देखना पड़ेगा कि 2014 के बाद ऐसा जुडिशरी में क्या हो गया कि जिस पे केस चल रहा था सारे के सारे एक्विट हो गए। और एक आसिम आनंद थे जो मक्का मस्जिद ब्लास्ट में थे, वो आसिम आनंद खुद अपना कन्फेशन दिए थे कि मैं करा। उसके बाद उसके जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब थे वो किसी राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन से वाबस्ता थे। और मैं आपको कई बार बोला, जो रविंदर रेड्डी साहब थे उसके जज, उसमें आसिम आनंद को एक्विट करने के थोड़े दिन के बाद उनकी फोटो है, उन्होंने अमित शाह से मिले और बीजेपी ज्वाइन कर रहे थे, कर लिए थे या कर, तो ये भी तो खामोश हो गए, इसकी भी इंक्वायरी नहीं हुई। तो आप बोलिए कि इमीडिएटली आफ्टर आफ्टर योर रिटायरमेंट, जैसा वीके सिंह गवर्नमेंट में चले गए, तो आप ये बोलिए कि वीके सिंह को गवर्नमेंट में जाना था तो रिटायर होते उनका ये सोचना चाहिए कि रिटायर होने के बाद उनका माइंड चेंज हुआ, या ये सोचना चाहिए डेंजरस कि अगर उन्होंने सर्विस में वो पोल्यूटेड माइंड लेके थे तो कितना नुकसान इंडिया को करे। साहब, आप एक इंडिविजुअल इंसान का जितना नुकसान है उससे बहुत बड़ा नुकसान है कंट्री का। बिल्कुल। तो these all these such things goes to the roots and fabric of the country. ठीक है, तो आखिर में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये सारे सिस्टम को सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का ही एक जजमेंट है कि जजेस शुड नो दैट दे आर फैलेबल। 3 जजेस का, तो फैलेबिलिटी के ऊपर आपको देखना पड़ेगा, आपको इसकी सीरियस इंक्वायरी करना पड़ेगा। जैसा आपका मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो फॉर्मर जजेस हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो फॉरेन अफेयर्स है, जो इंटेलेक्चुअल इंडिया के हैं, ये सारे बैठना पड़ेगा, जजमेंट को देखना पड़ेगा। और उसके बाद गवर्नमेंट पे आप एक बात देखिए, जब भी प्रेसिडेंट्स आते यूएस के या उनके, तो उनके साथ बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल साथ आते जो पब्लिक सबके रहते, जो गवर्नमेंट में नहीं रहते, मिनिस्टर्स नहीं रहते। वजह क्या है? आप एक बात बोलिए कि एक बार आप किसी को इलेक्ट कर दिए, ईवीएम से हो या चिट्ठी से इलेक्ट करो, तो फिर आप उनके गुलाम हो गए, वो हमारे मास्टर हो गए। तो अब वो 5 साल रहो, 10 साल रहो, हम उनके नौकरी में हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी इंस्टीट्यूशन इंडिया कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए जो 2014 से पहले था, बहुत से गलतियां उसमें भी थे। इमरजेंसी वहां पे भी 75 में आई थी, लेकिन लोग आज तक इमरजेंसी को बुरा बोलते, इंदिरा गांधी को बुरा बोलते और पूरी गवर्नमेंट को बुरा बोलते। और इंडिया वो चीज का नाम है कि जैसे ही इमरजेंसी हटी, इंडिया, इंदिरा गांधी जो इतने पॉपुलर हमारे लीडर थे, उनको हरा के जनता पार्टी, जो मोरारजी देसाई, वीपी कौन से नारायण थे, वो जो बहुत बड़े लीडर थे, उन लोग की गवर्नमेंट बन गई थी। वो और बात है कि वो सब लड़के 1.5 साल में खत्म हो गया, फिर इंदिरा गांधी को लाया, लेकिन इंदिरा गांधी को माफ नहीं किया गया आज तक, जो इमरजेंसी के लिए। एडीएम जबलपुर के जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको आज तक नहीं माफ किया गया, आज तक उनके बारे में बुराई होती कि आप इमरजेंसी में ह्यूमन राइट्स को क्यों इंसान की ह्यूमन राइट नहीं दिए। मैं लास्ट टाइम आपको बोला था, अगर आप आर्टिकल 12, 13 से 36 पढ़ के निकाल दीजिए उसको कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इंडिया रहेगा ही नहीं बाकी। तो अगर इंडिया की सॉवरेनिटी रखना है, तो आपको इंडिया का छोटे से छोटा इंसान जो है, गरीब से गरीब इंसान जो है, वो इंसान का जो पावर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बराबर पावर होना चाहिए। और ये जुडिशरी की जो मूर्ति है, इस पे पर्दा, आंख पे पर्दा इसलिए नहीं है कि वो एविडेंस ना देखे, इसीलिए है कि अमीर गरीब का, ऊंची नीची जात का फर्क ना देखे। ये गलत बात है कि जुडिशरी अंधी है। जुडिशरी कोई अंधी अंधी नहीं है, जुडिशरी की आंख है, जज को आंख है, जज को कान है, जज को समझ है, और जजेस को काफी इसकी बहुत बड़ा स्टेटस है और काफी बड़ी बड़ी उसकी सैलरीज है। ठीक है, हमसे जुड़ने का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप जानते हैं, थैंक यू सो मच जी, किस तरह से फैसला लिया गया है और ये कहा गया है कि वो सारा जो मामला था वो अनप्लान्ड था। ये कैसे अनप्लान्ड हो सकता है? रथ यात्रा शुरू होती है, सारे क्राउड को मुख्तलिफ स्टेट से मोबिलाइज़ किया जाता है, हुकूमत एतराज़ करती है मगर हुकूमत को झूठा एश्योरेंस दिया जाता है और हुकूमत भी झांसे में आ जाती है और सारे एक साथ जमा होते हैं और ये मामला तय पाता है। इसे अनप्लान्ड कहना मेरे ख़्याल से बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि
वक्त ने किया है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में नहीं होता। तो और देखते देखिए, हैं जबकि चीफ मिनिस्टर साहब, ये ऐड करिए प्लीज, आई एम सॉरी टू डिस्टर्ब, जी। कि जबकि चीफ मिनिस्टर साहब और सारी की सारी गवर्नमेंट हम्म सुप्रीम कोर्ट को एश्योरेंस दिए थे कि मस्जिद नहीं तोड़ी जाएंगी, बिल्कुल फिर उसका क्या हुआ? बिल्कुल एश्योरेंस दिया गया था, उसके बाद अपनी ज़ुबान पर कायम नहीं रहे, उसके बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो मैं तो ये कहूँगा, मैं दोबारा शेर दोहराता चलूँ कि वक्त ने किया है परवरिश बरसों, हादसा एक रात में नहीं होता। देखते हैं आने वाला वक्त हिंदुस्तान के अवाम में एतमाद कैसा बहाल किया जाएगा, किस तरह से जुडिशरी पर, एग्जीक्यूटिव पर और तमाम जो मशीनरी है मशकूक बनी हुई है, किस तरह से ये एतमाद बहाल होता है भी, या फिर हालात और अबतर हो सकते हैं, आने वाला वक्त ही बताएगा। अगले एपिसोड तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। शब बखैर।